Assalamu alaikum, dear students. This is Dr. Nasir Ayub, PhD scholar, microbiology at Lanzhou University of China. I hope you all are fine. This is third part of our chapter first, and today we will study about viruses. So, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्स और वायरसेस में फ़र्क क्या है. Cells are capable of independent replication, can synthesize their own energy and proteins, and can be seen in the light microscope. Cells जो है यानी फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन सेल हो गया, फंजाई का सेल हो गया, प्रोटोजोन का सेल हो गया, कोई भी सेल, तो वो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन का काबिल होता है. वो अपनी एनर्जी बना सकता है, अपनी प्रोटीन्स वो बना सकता है, और हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. इन कंट्रास्ट, इसके मुकाबले में वायरसेस आर नॉट सेल्स. वायरसेस सेल्स नहीं है, बल्कि उनके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि वो एसेलुलर हैं. दे आर नॉट सेल्स and they are not capable of independent replication. They can replicate inside living cells only using their biosynthetic machinery. यानी वायरसेस सेल्स नहीं है, बल्कि वो एसेलुलर है और वो इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेशन नहीं कर सकते. वो तब रिप्लिकेशन करेंगे, वो तब लिविंग होंगे जब वो किसी सेल के अंदर होंगे. सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके वो अपने लिए एनर्जी भी बना सकते हैं, प्रोटीन्स भी बना सकते हैं. वो इसी वजह से हम वायरसेस को ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग कहते हैं. यानी वो लिविंग तब होंगे जब किसी लिविंग सेल के अंदर होंगे, वो जब बाहर होंगे तो बिल्कुल पार्टिकल्स की सूरत में होंगे. और वायरसेस can't synthesize their own energy and proteins. यही वायरस अपनी एनर्जी और प्रोटीन नहीं बना सकते, और ये वायरस इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आ सकते. तो ये सेल्स और वायरसेस का बुनियादी फ़र्क है. अभी थोड़ी मज़ीद डिटेल्स वायरसेस के बारे में कि वायरसेस आर पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ एन इंटरनल कोर कंटेनिंग डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ. वायरसेस ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका अपना एक इंटरनल कोर होता है, और उसी कोर में, उसी इंटरनल पार्ट में उनका डीएनए होता है या आरएनए होता है. लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए लाजमी है, और आप नर्सेज हैं तो आपको तो ये बिल्कुल लाजमी आना चाहिए कि वायरसेस में या डीएनए होता है या आरएनए होता है. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वायरसेस में डीएनए और आरएनए दोनों हों. यानी सेल और वायरसेस का फ़र्क भी ये है, जो नोट के तौर पर मैंने लिखा है कि बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए इन देयर सेल्स. यानी प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, लेकिन अगर सेल हो तो उनमें डीएनए और आरएनए दोनों होंगे, जबकि वायरसेस में या डीएनए होगा या आरएनए होगा. उनमें कभी ये दोनों जमा नहीं हो सकते. वायरल कोर इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट that is capsid made up of capsomers, and these capsomers protect the genome, DNA or RNA from degradation by nucleases. इसी वायरल कोर के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और ये कैप्सिड, ये प्रोटीन कोड कैप्सोमर्स से बना होता है. जिस तरह प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं, इसी तरह ये प्रोटीन कोड और ये कैप्सिड कैप्सोमर से बनता है, जिसके ये यूनिट्स हैं. जिस तरह एक दीवार वो उसके अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसी तरह ये कैप्सोमर्स इकट्ठे होके प्रोटीन कोड या कैप्सिड बनाते हैं. और इस कैप्सिड का फंक्शन क्या है, तो वो ये जो अंदर जीनोम मौजूद है जिसमें डीएनए है या आरएनए है, तो इसकी हिफाजत करते हैं फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय द न्यूक्लियसेस. यानी न्यूक्लियसेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो इनके डीएनए और आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े कर सकता है, तो इसकी हिफाजत करते हैं. यानी प्रोटीन कैप्सिड ये वायरल कोर की हिफाजत करते हैं. इन सम वायरसेस the capsid is the outer surface, but in other viruses the capsid is covered with a lipoprotein envelope that becomes the outer surface. यानी बाज़ वायरसेस में कैप्सिड ये आउटर सरफेस होता है, लेकिन बाज़ वायरसेस में कैप्सिड के बाहर एक और लेयर होता है जिसको हम लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कहते हैं या लाइपोप्रोटीन एनवेलप कहते हैं, और यही उसका सबसे आउटर सरफेस बनता है.
वायरसेस रिप्लिकेट इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सेल्स। और वायरस की जो रिप्लिकेशन है उसके डीएनए रिप्लिकेशन या आरएनए रिप्लिकेशन ये सेल्स की डीएनए या और आरएनए रिप्लिकेशन से डिफरेंट है। वायरसेस डू नॉट अंडरगो बाइनरी फिशन और माइटोसिस, यानी वायरसेस में बाइनरी फिशन जो कि बैक्टीरिया में होता है और माइटोसिस जो कि हमारे जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें होता है, तो वायरसेस में इस तरह नहीं होता। One virus can replicate to produce hundreds of progeny viruses, whereas one cell divides to produce only two daughter cells. यानी वायरसेस जब वो रिप्लिकेट होता है तो वो सैकड़ों मज़ीद वायरसेस बना सकता है, प्रोजनी नस्ल को कहते हैं। और सेल जब डिवाइड होता है तो वो टू डॉटर सेल्स बनाता है, तो ये भी एक डिफरेंस हुआ। और वायरसेस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, और वायरसेस जो है ओब्लिगेट असल में अहम को कहते हैं, ज़रूरी चीज़ को कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि मुसलमान कहते हैं कि नमाज ये हमारा ओब्लिगेशन है, हमारे लिए ओब्लिगेटरी है, हमारे लिए फ़र्ज़ है। तो वायरसेस ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। ये यानी सेल के बगैर ही नहीं ज़िंदा नहीं रह सकते, ये सेल के अंदर होंगे, ये उसके लिए ज़रूरी है यानी ओब्लिगेटरी है। और वो पैरासाइट्स होंगे यानी वो सेल को ज़रूर ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगे। वायरसेस डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। चूँकि वायरसेस एसोलेलर है तो ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, दीगर जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं तो वो वायरसेस में नहीं पाए जाते। इधर एक टाइम टेबल है, ये एक टेबल है जो मैंने लेपेनकार्ट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से लिया है, जिसमें वायरसेस और सेल्स का बाहमी कंपैरिजन है। तो सबसे पहले लिखा है प्रॉपर्टी, फिर वायरसेस और फिर सेल्स। सबसे पहले टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो वायरसेस में डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ, यानी वायरसेस में या डीएनए होगा या आरएनए होगा लेकिन दोनों कभी मौजूद नहीं हो सकते। सेल्स में तो डीएनए एंड आरएनए, सेल्स में डीएनए और आरएनए दोनों होंगे। इस तरह प्रोटीन्स तो वायरसेस में फ्यू होंगे, सेल्स में मैनी होंगे। इस तरह लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन एनवेलोप प्रेजेंट इन सम वायरसेस, यानी बाज़ वायरसेस में ये एनवेलोप की सूरत में मौजूद है, लेकिन सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। यहाँ पे भी जो सेल मेम्ब्रेन है तो ये जो भी सेल होगा तो उनमें सेल मेम्ब्रेन ज़रूर होगा, लेकिन वायरसेस में सिर्फ बाज़ वायरसेस में इस तरह का एनवेलप प्रेजेंट होता है, ज़रूरी नहीं कि हर एक वायरस वो एनवेलप्ड हो। राइबोसोम्स तो ये वायरसेस में एब्सेंट होते हैं जबकि सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो ये वायरसेस में एब्सेंट होते हैं जबकि सेल्स में ये यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। एंजाइम्स वायरसेस में नन और फ्यू, यानी या बिल्कुल नहीं होते, अगर होते भी हैं तो चंद होते हैं, और सेल्स में मैनी होते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनरी फिशन और माइटोसिस तो वायरसेस में नहीं होता, सेल्स में ऐसा हो सकता है। Viruses are so small that most can be seen only with an electron microscope. The smallest viruses are little larger than ribosomes. यानी वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि most of them, यानी तमाम नहीं, ऐसे भी वायरसेस भी मौजूद हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप पे नज़र आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट उनकी अक्सरियत ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते। और उनका साइज़ रेंज फ्राम 20 टू 300 नैनोमीटर इन डायमीटर, और नैनो 10⁻⁹ को कहते हैं। तो ये बड़े छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फ्रीक्वेंटली रेफर्ड शेप्स, अभी शेप्स की तरफ आते हैं तो उनका जो अक्सर उनका शेप कैसे होता है, तो दे आर स्फेयर्स, रॉड्स, बुलेट्स और ब्रिक्स, यानी वो स्पेयर्स की सूरत में हो सकते हैं, गोल दायरों की शक्ल में, रॉड्स की सूरत में हो सकते हैं, बुलेट शेप हो सकते हैं और ब्रिक्स की सूरत में भी हो सकते हैं। बट इन रियलिटी दे आर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रिसाइज जियोमेट्रिक सिमेट्री, यानी उनका एक ख़ास जियोमेट्रिक सिमेट्री होगा, यानी बग़ैर जियोमेट्रिक सिमेट्री के वो नहीं पाए जा सकते। द शेप ऑफ वायरस पार्टिकल इज डिटर्मिन्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द रिपीटिंग सब यूनिट्स दैट फॉर्म द कैप्सिड। अब अभी एक वायरस की शक्ल को, एक शेप को हम कैसे मालूम कर सकते हैं?
تو یہ ہم جو ان کے ریپیٹنگ سب یونٹس ہیں جس کو ہم کیپسومرز کہتے ہیں، تو ان کی ارینجمنٹ سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کیپسومرز کس طرح ارینج ہیں. اسی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں گے کہ وائرس کا شیپ کیسا ہے، آیا اسفیریکل شیپ ہے، آیا ان کا شیپ راڈ شیپ ہے، بلٹ شیپ ہے یا بریک شیپ ہے. ابھی وائرل سیمیٹری تو اسٹرکچر کمپوزڈ آف دا نیوکلک ایسڈ جینوم اینڈ دا کیپسڈ پروٹین از کالڈ نیوکلیو کیپسڈ. یعنی جو وائرس کا نیوکلک ایسڈ جینوم ہے، یعنی ان کا جو کور ہے، اور جو باہر اس کے ارد گرد جو پروٹینز پائے جاتے ہیں جس کو ہم کیپسڈ پروٹینز کہتے ہیں، تو اس کور کو اور ان کیپسڈ پروٹینز کے لیئر کو، اس کیپسڈ کو ہم اکٹھے نیوکلیو کیپسڈ کہتے ہیں. نیوکلیو کیپسڈ اٹ کین بی آئیکوساہیڈرل اور ہیلیکل ان سیمیٹری. ابھی اس کی دو سیمیٹری ہو سکتی ہے، دو قسم میں یہ پائے جاتے ہیں. ایک کو ہم آئیکوساہیڈرل کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ہیلیکل کہتے ہیں. آئیکوساہیڈرل کیسے ہوگا؟ کیپسومرز آر ارینج ان 20 triangles that form a symmetric figure. یعنی ان کے کیپسرز 20 ٹرائنگلز کی صورت میں جمع ہوتے ہیں. اور کیسے اپیئر ہوں گے؟ دے اپیئر spherical، یعنی وہ spherical شیپ میں ہوتے ہیں، گول دائرے کی صورت وہ اختیار کر چکے ہیں. when viewed at a low power in the electron microscope، جب ہم اس کو الیکٹران مائکروسکوپ میں ابزرو کرتے ہیں تو ان کا شیپ spherical ہوتا ہے. اور یہ enveloped بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان کے ارد گرد لائپو پروٹین ممبرین کا ایک انویلپ، ایک لفافے سا اس کا آؤٹر کور ہو سکتا ہے، یا وہ اس انویلپ کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں جس کو ہم نیکڈ کہتے ہیں. اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیکوساہیڈرل سیمیٹری کیسے ہوتی ہے. اب یہ ہیلیکل کیپسومرز آر ارینجڈ ان ہالو کوئل دیٹ اپیئرز راڈ شیپڈ. یعنی وہ ہیلیکل صورت میں ہوتی ہے، ایک کوئل کی صورت میں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ راڈ شیپ کی صورت میں اپیئر ہوگا اور یہ ہمیشہ انویلپڈ ہوگا، یعنی ان کے ارد گرد لائپو پروٹین ممبرین ہوگا. ابھی آتے ہیں ایسے ایجنٹس کی طرف جو وائرس کی صورت اختیار کرتے ہیں، ان وائرس کی طرح ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ وائرس نہیں ہوتے. سب سے پہلے ڈیفیکٹیو وائرسز. دیز آر کمپوزڈ آف وائرل نیوکلک ایسڈ ان پروٹینز بٹ کین ناٹ ریپلیکیٹ وداؤٹ اے ہیلپر وائرس وچ پرووائڈز دا مسنگ فنکشن. یعنی ڈیفیکٹیو وائرسز کون سے ہوں گے؟ تو ان میں وائرل نیوکلک ایسڈ بھی ہوگا، ان میں وائرل پروٹینز بھی ہوں گے، لیکن وہ ایک دوسرے ہیلپر وائرس کے بغیر وہ ریپلیکیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا فنکشن مسنگ ہوتا ہے. یہ فنکشن کیوں مسنگ ہوتا ہے؟ یوزولی دے ہیو اے میوٹیشن اور ڈیلیشن آف پارٹ آف دیئر جینیٹک مٹیریل. یعنی ان میں میوٹیشن ہو چکی ہوتی ہے، ان میں کسی پارٹ کی ڈیلیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خود ریپلیکیشن نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ان کو ایک ہیلپر وائرس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان ایسے وائرسز لائک ایجنٹس کو ہم ڈیفیکٹیو وائرسز کہتے ہیں. سیوڈو ویریونس کسے کہتے ہیں؟ سیوڈو فالس کو کہتے ہیں. سیوڈو ویریونس کنٹین ہوسٹ سیل ڈی این اے انسٹیڈ آف وائرل ڈی این اے ود ان دا کیپسڈ. سیوڈو ویریونس کون سے ہیں؟ جن میں ہوسٹ سیل ڈی این اے ہوتا ہے، وائرل ڈی این اے کے بجائے ان میں ہوسٹ سیل ڈی این اے ہوتا ہے ود ان دا کیپسڈ. They are formed during infection with certain viruses. یعنی جب خاص قسم کے وائرسز انفیکشن ہوتا ہے تو یہ سیوڈو ویریونٹس بنتے ہیں. when the host cell DNA is fragmented، یعنی جب ہوسٹ سیل کا جو ڈی این اے ہے وہ فریگمنٹس میں تقسیم ہوتا ہے، ان کی بریکنگ ہوتی ہے اور وہ پیسز میں کنورٹ ہوتے ہیں. اینڈ پیسز آف اٹ آر انکارپوریٹڈ ود ان دا کیپسڈ پروٹین. تو یہی پیسز جو ہے، یہی ٹکڑے جو ہے وہ کیپسڈ پروٹین میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیوڈو ویریونٹس بنتے ہیں. اور سیوڈو ویریونٹس کین انفیکٹ سیلز بٹ دے ڈو ناٹ ریپلیکیٹ. یہ سیلز کو انفیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دے کین کاز انفیکشن، لیکن وہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتی. لاسٹ میں ہے ویریوئڈس consist solely of a single molecule of circular RNA without a protein coat or envelope. وائرائڈس کیا ہے؟ تو ان میں سرکولر سنگل مالیکیول اب سرکولر آر این اے ہوتا ہے لیکن پروٹین کوڈ یا انویلوپ کے بغیر. یعنی یہ آر این اے پارٹیکلز ہیں لیکن انویلوپ یا پروٹین کوڈ کے بغیر، تو ان کو ہم وائرائڈس بولتے ہیں.
Next है prions. They are infectious particles that are composed solely of protein, that is they contain no detectable nucleic acids. यानी prions ऐसे infectious particles हैं जो कि infections काज कर सकते हैं, बीमारियां काज कर सकते हैं, लेकिन दे आर composed only of protein. यानी ये प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स हैं, उनमें कोई डिटेक्टेबल न्यूक्लिक एसिड्स नहीं है, उनमें न डीएनए है न आरएनए है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनते हैं. तो ये याद रख के प्रियांस आर प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स, दे आर प्रोटीन इन नेचर विदाउट एनी डीएनए और आरएनए. और ये प्रियांस की जो इन्फेक्शंस हैं उनकी दो एग्जांपल्स मैंने इधर ली है, ये आपकी याद रखने की चीज़ें हैं कि दे काज क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड स्कॉर्पी एंड स्क्रैपी एंड शीप. यानी ह्यूमन डिजीज़ में प्रियांस की वजह से ह्यूमंस में जो डिजीज़ काज होती है वो क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज़ है, और स्क्रैपी ये शीप में काज होती हैं. Prions, they are clearly different from viruses as they don't have DNA and RNA. यानी वायरसेस और प्रियांस का फिर बाहमी फ़र्क क्या है कि वायरसेस में या डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन प्रियांस में न डीएनए मौजूद है न आरएनए मौजूद है, उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मौजूद होती है. मच मोर रेजिस्टेंट टू इनएक्टिवेशन बाय अल्ट्रावायलेट लाइट एंड हीट देन आर वायरसेस. यानी वो यूवी लाइट को और हीट को वायरसेस के बनिस्बत ज़्यादा रेजिस्टेंट है. दे आर रिमार्केबली रेजिस्टेंट टू फार्मल्डिहाइड एंड न्यूक्लियेजेस. यानी वो न्यूक्लियेजेस को भी रेजिस्टेंट है, फार्मल्डिहाइड को भी रेजिस्टेंट है. जितने भी चीज़ें हम स्टरलाइजेशन के लिए और एंटीसेप्टिक टेक्निक्स में या केमिकल स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये रेजिस्टेंट है. हाउएवर दे आर इनएक्टिवेटेड बाय हाइपोक्लोराइट. यानी ये ऐसा केमिकल है जो प्रियांस को भी ख़त्म कर सकता है, उसको एलिमिनेट कर सकता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइपोक्लोराइट हो गया, और ऑटोक्लेविंग. ये हमने स्टरलाइजेशन में पढ़ा था कि स्टीम अंडर प्रेशर को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे स्टरलाइजेशन होती है. और स्टरलाइजेशन जितने लाइफ फॉर्म्स हैं, ख्वाह वायरस की सूरत में हो, ख्वाह बैक्टीरिया की सूरत में हो, ख्वाह प्रोटोजोन की सूरत में हो, ख्वाह स्पोर्स की सूरत में हो, हत्ता कि वो प्रियांस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. एज दे आर नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन्स that do not evoke an inflammatory response or an antibody response in humans. ये आप नोट कीजिए कि ये प्रियांस जो है ये दरअसल नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन्स हैं. इस वजह से हमारी बॉडी उसको नॉन सेल्फ तसव्वुर नहीं करता बल्कि सेल्फ तसव्वुर करता है. अपनी बॉडी का हिस्सा जानते हुए उसके ख़िलाफ़ कोई दिफाई एक्शन नहीं लाता. इस वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं आता, कोई एंटीबॉडी रिस्पांस ह्यूमंस में नहीं आता. इधर ये टेबल मैंने लिविंगस्टन से कॉपी किया है. तो इधर है कंपैरिजन ऑफ प्रियांस एंड कन्वेंशनल वायरसेस. यानी प्रियांस जो कि प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स है और वायरसेस को तो हमने पढ़ा, उनका बाहमी फ़र्क क्या है. तो सबसे पहले फीचर यानी पार्टिकल कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड. तो प्रियांस में कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता. कन्वेंशनल वायरसेस में येस, यानी उनमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है जो कि डीएनए या आरएनए होता है. इसी तरह पार्टिकल कंटेंट्स प्रोटीन. तो प्रियांस तो हमने पढ़े कि दे आर प्रोटीनेशियस पार्टिकल, यस, एनकोडेड बाय सेलुलर जीन. यानी ह्यूमन के जीन्स इनको इनकोड करते हैं, इन प्रियांस को, इन प्रोटीन्स को. और कन्वेंशनल वायरसेस में जो प्रोटीन्स हैं तो दे आर एनकोडेड बाय वायरल जीन्स. यानी वायरल जीन की कोडिंग की वजह से वो बनते हैं. इसी तरह इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट. तो प्रियांस वो यूवी या हीट की वजह से इनएक्टिवेट नहीं होते, जबकि कन्वेंशनल वायरसेस वो इनएक्टिवेट होते हैं अल्ट्रावायलेट या हीट की वजह से. इसी तरह अपीयरेंस इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो प्रियांस रॉड्स की सूरत में होते हैं, और कन्वेंशनल वायरसेस तो हमने सिमेट्री में पढ़ा कि वो आइकोसाहेड्रल होंगे या हेलिकल इन सिमेट्री होंगे. इसी तरह हमने ये भी पढ़ा कि प्रियांस चूँकि ये नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन्स हैं, इस वजह से इन्फेक्शन इंड्यूसेस एंटीबॉडी. तो प्रियांस ये एंटीबॉडी
को प्रोवोक ये इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक नहीं करता, ये इसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होते, जबकि कन्वेंशनल वायरसेस में यस इस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स आता है। इन्फेक्शन इंड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, तो प्रियांस की सूरत में इस तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं आता, जबकि कन्वेंशनल वायरसेस की सूरत में इस तरह का इन्फ्लेमेशन आता है। So dear students, this is the end of part 3 of the chapter first, and I hope कि आपने बहुत नई चीज़ें सीखी होंगी। For suggestion and comments you can use the comment section, or you can send me an email through my email address. Hope you have learned a lot of things. Thank you.